वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव कंपनी के सप्लाई चेन प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी रोल होता है। इन्हें लोग, प्रोसेस, सिस्टम सब कुछ मैनेज करना होता है। माल के आयात और निर्यात का ख्याल तो ये रखते ही है, साथ ही साथ वर्कप्लेस के अंदर स्टॉक फैसिलिटी की सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ, ये सारी चीजों का इन्हें जो है हिसाब रखना होता है। सारी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आती है। अब ऐसे महत्वपूर्ण कामों के लिए कंपनी अगर किसी को ढूंढ रही है तो उससे बहुत कुछ अपेक्षा की जाएगी और कंपनी ऐसे इंसान को ढूंढेगी जिसके अंदर एक पूरा स्किल सेट हो कि भाई ये कंपनी को और आगे लेकर जाएगा और इस सारे काम को मैनेज कर लेगा। इसके लिए मैं आपको सिंपल चीज़ें बताने वाला हूं कि आपके अंदर कौन कौन से कौशल यानी कि आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहला, कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी वार्तालाप बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही सीख लेना है, लेकिन जिस भी लैंग्वेज में आप बात करो, चाहे आप लोकल लोगों से बात करो, आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उन्हें अपनी सारी चीज़ें अच्छे से समझा सकें, उनकी सारी बातें समझ सकें और एक सॉल्यूशन निकाल सकें और एक सही सहमति पर पहुंच सकें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन स्किल यानी कि मुझे इंग्लिश ही आनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता दोस्तों। जब आप एक वेयर हाउस में एग्जीक्यूटिव हैं, वहाँ पर जो स्टाफ होगा ज़रूरी नहीं कि वो सारे इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए उनसे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, इसलिए आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब देखिए, जो लेबर है, जो आपका ग्राउंड स्टाफ है, उनको कस्टमर से बात नहीं करनी है, क्लाइंट से बात नहीं करनी है, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत अच्छी हो। लेकिन उनसे जब आप वार्तालाप कर रहे हो तो उनकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए और आप जब उन्हें कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो उन्हें समझ में आ जाए, इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ पे ध्यान देना। और सिर्फ यहाँ पर बात नहीं रुकती है, आपको बहुत बार क्लाइंट से बात करनी होगी, कस्टमर से बात करनी होगी, नए कस्टमर जनरेट करने होंगे। ऐसे समय पर आप कितने अच्छे से अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, अपने सीनियर्स के साथ जब आप बात कर रहे हैं किसी काम के सिलसिले में, तब आप वेयर हाउस की क्या लिमिटेशंस बता पा रहे हैं, क्या दिक्कतें बता पा रहे हैं और क्या चीज़ें आप बेटर कर सकते हैं, क्या सुधार कार्य करा जा सकता है, कैसे आप आगे ग्रोथ कर सकते हो सीनियर्स के साथ जब डिस्कस कर रहे हो, तब आपको ये चीज़ का एहसास होगा कि कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक चीज़ पर काम करना कि अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करनी है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा रखने की कोशिश करनी है। दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल। क्योंकि आप वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव है तो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड होंगे, जितने भी कस्टमर्स हैं वो आपसे कनेक्टेड होंगे। ऐसे समय पर आपको देखिए, कम्युनिकेशन एक पार्ट हो गया जहाँ पर आप एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं सही समय से और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से आपने जो है एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ चीज़ें हो गई, अब एक क्लाइंट बन गया है। लेकिन उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप कभी भी किसी को अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, किसी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आप उसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते कि ये वन टाइम है। आपको कोशिश करनी होगी कि आप उसे लंबे समय तक चला सकें, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सके। आप जो भी चीज़ें, आपको जो भी प्रोडक्ट है अगर वो आप दे रहे हैं तो लंबे समय तक जो रिलेशनशिप बने रहे, ट्रांजैक्शन होते रहें, सिर्फ एक पर सीमित नहीं रहना। इसके लिए आपकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको उनसे अच्छे से बनाकर रखनी चाहिए। जैसे बोला जाता है ना, बनाकर रखी है भाई मैंने, इतने सारे लोगों से कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन स्थापित करने आपको आनी चाहिए। इसके लिए आप फिर कोई भी तरीका यूज़ करते हो, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए, आपको सीखनी पड़ेगी। और समय के साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जब जिनके 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं काम करते हुए, उनकी इंटरपर्सनल स्किल अलग लेवल पर हो जाती है। वो अगर 10 मिनट किसी से बात कर ले तो वो उनके साथ एक रिलेशन बिल्टअप कर लेते हैं। ये चीज़ आपके अंदर भी देखी जाएगी जब आप इस तरीके के नौकरी के लिए आवेदन देंगे। अगला है कस्टमर सर्विस स्किल। अभी आपने देखा कि भाई कम्युनिकेशन अच्छा हो गया तो क्लाइंट से अच्छी बात हो गई, रिलेशन अच्छे हमने बना लिए, लेकिन कस्टमर सर्विस फिर ये अलग से टर्म कैसे आ गया? तो अलग टर्म इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप जो भी सर्विस या जो भी चीज़ वस्तु दे रहे हैं वो कितने अच्छे लेवल की, उसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली काम आपके उस प्रोडक्ट को लेकर है, काम आपके उस सर्विसेज को लेकर के, तो उस पर आप कितनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं वो ज़रूरी है। बहुत बार हमारी क्योंकि भाईबंदी होती है, दोस्ती होती है, इस वजह क्योंकि सामने वाले क्लाइंट से दोस्ती हो गई है तो बहुत सारी चूक जो है वो भी भूल जाएंगे, बहुत सारी गलतियां हम भी भूल जाते हैं। लेकिन कंपनी के हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। कंपनी के हिसाब से आइडियल कंडीशन ये होगी कि आप जो है जो भी सर्विसेज दे रही है कंपनी, उसको सही ढंग से प्रोवाइड करें, सामने वाले को किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो कस्टमर सर्विस स्किल आपके अंदर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो भी हो आपके तरफ से गलती के चांसेस कम से कम हो जाए, जिससे कि कस्टमर खुश रहे और वो 4-5 लोगों को और लेकर के आए। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये स्किल ज़रूर आपके अंदर देखी जाएगी क्योंकि आप एक ऐसे पदवी पर है जहाँ पर आपके पास बहुत बड़ा स्टाफ होगा जो आपके साथ काम करेगा और आपको बहुत सारे काम अलग अलग लोगों को देने भी होंगे। ऐसे समय पर भाई बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है क्योंकि आप वेयर हाउस में काम कर रहे हैं तो लोडिंग अनलोडिंग का कुछ इशू हो जाए, या फिर रख रखाव का कोई इशू हो जाए, गलत जगह पर कोई मटेरियल रख दिया गया हो जिसकी वजह से वो मिल ना रहा हो, या फिर कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर अनबन हो गई है स्टाफ के बीच में।
ऐसे समय पर आपको उस प्रॉब्लम को सही तरीके से जांच करके उसका सॉल्यूशन ढूंढना आना चाहिए। और ये सॉल्यूशन ज़्यादातर होने चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म हो। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत में कुछ काम कर दिया और काम निकाल लिया, ऐसा नहीं। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आप एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे सकें कंपनी को। बहुत बार छोटे छोटे इशू चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं और बहुत बार कुछ ऐसे इशू आते हैं जिनके लिए बहुत समय लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस कंपनी को बेयर करना होता है। तो ये आपको आनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर ये है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना होगा, थोड़ा सा सोच विचार करना होगा कि इस अलग अलग कंडीशंस में अपने आप को डालना होगा। मतलब खुद दिमाग में ऐसी कंडीशंस बनानी होगी कि ऐसा ऐसा अगर हो गया तो मैं क्या करूँगा, और उसके सही से सही सॉल्यूशन तक पहुँचना होगा। हर एक एक्सपेक्ट को देखना होगा। उसके बाद आपके अंदर स्किल धीरे धीरे डेवलप होगी कि हाँ भाई, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे 4-5 आंसर्स आपको निकालने होंगे। अगली चीज़ है दोस्तों लीडरशिप। आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पर आपके पास एक पूरी की पूरी टीम होने वाली है जिसको आपको लीड करना है। तो ऐसे समय पर उन्हें प्रोत्साहित करते रहना, प्रेरित करते रहना काम करने के लिए। काम सही समय पर हो और सही ढंग से हो, इसके लिए सभी लोगों को उत्साहित रखना, सभी लोगों को मोटिवेटेड रखना और काम की बारीकियों को समझ करके उनके साथ काम करना। ज़रूरी नहीं कि आप किसी पे काम थोप दें और हो जाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि आपको नहीं समझ आती हैं, जो वो बंदा कर रहा है। आपको ऐसे समय पर एक लीडर की तरह उनसे जानकारी लेनी होगी कि क्या चीज़ है, क्या ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकता है, और आप समय समय पर सबको सॉल्यूशन देते रहेंगे जिससे कि काम सही समय पर हो। अल्टीमेटली आपका गोल, अंततः आपका गोल यही रहने वाला है कि आपको काम निकालना है, पर एक लीडर की तरह, बॉस की तरह नहीं। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि आप प्यार से समझकर सारे काम को अच्छे तरीके से धक्का लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगला है टीम वर्क। अब देखिए, लीडरशिप पर हम आ ही गए थे। टीम वर्क में ऐसा है कि आपने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सब कुछ आता है। हर कंपनी में ऐसे लोग होते हैं जिनको सब कुछ आता है और बहुत ज़्यादा उत्साही भी होते हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा। पर ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ आता है, वो कर करके भी, सब कुछ करके भी जितना काम कर लेगा, 10 लोगों की टीम उससे ज़्यादा ही करने वाली है, भले ही आधा आधा काम करे। और यही चीज़ कंपनी को भी पता है। तो आप खुद सोचिए, आपको सब कुछ आए लेकिन आपको टीम वर्क नहीं आता, आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना नहीं आता, तो फिर आप बहुत पीछे हैं। एक वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव के लिए टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी एक टीम है जिसके साथ मिलकर के काम करना है। अगर आप बोलेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। टीम के साथ काम करना आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, तो आप इस पोजीशन के लिए सही दावेदार बनते हैं। और एक स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप नहीं, यहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ा स्टाफ है जिनके काम को भी आपको मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है अच्छे तरीके से। तो एज अ वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए। आपको शेड्यूलिंग समझनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें चलेगी, क्या क्या करना होगा, क्या किन कामों को किस तरीके से करना होगा। ये नहीं कि पहले दूसरा काम कर लिया, उसके बाद पहले काम पे ज़्यादा समय लग रहा है। आपको समझना होगा, सोच समझ के चीज़ निकालनी होगी। और साथ ही साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी की अवेयरनेस भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे ओहदे पर है जहाँ पर आपको जिम्मेदार माना जा सकता है बहुत चीज़ों के लिए। तो आप वर्क प्लेस है, उसके अंदर किसी प्रकार का सेफ्टी ब्रीच ना हो, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। तब जाकर के आपको एक ऐसी ही पोजीशन मिलती है जहाँ पर आप 3 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए पर ईयर तक की सैलरी कमा सकते हैं, और उसके बाद स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप ऊपर के लेवल पर चले जाते हैं। तो ये है दोस्तों वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव के लिए स्किल्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।